मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रीति गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, LBSM कॉलेज जमशेदपुर। आज मैं आप लोग के सामने हमारा नेक्स्ट चैप्टर 6 मुग़ल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण की चर्चा करेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर में मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे, मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य जो कि सल्तनत हिंद तुर्की बाबर एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो 1526 में शुरू हुआ था और जिसने 17वीं शताब्दी के आखिरी में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। मुग़ल सम्राट तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे और इन्होंने अति परिष्कृत मिश्रित हिंद फारसी संस्कृति को विकसित किया। 1700 के आसपास अपनी शक्ति की ऊंचाई पर इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को नियंत्रित किया। इसका विस्तार पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश से पश्चिम में बालूचिस्तान तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी घाटी तक था। उस समय 44 लाख किमी के क्षेत्र में फैले इस साम्राज्य की जनसंख्या का अनुमान 13 और 15 करोड़ के बीच लगाया गया था। 1725 के बाद इसकी शक्ति में तेजी से गिरावट आई और उत्तराधिकार के कलह, कृषि संकट की वजह से स्थानीय विद्रोह, धार्मिक असहिष्णुता का उत्कर्ष और ब्रिटिश उपनिवेशवाद से कमजोर हुए साम्राज्य का अंतिम सम्राट बहादुर जफर शाह था, जिसका शासन दिल्ली शहर तक सीमित रह गया था। अंग्रेजों ने उसे कैद में रखा और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश द्वारा म्यांमार निर्वासित कर दिया गया। इस चैप्टर में हम लोग बाबर, जो कि इनका स्रोत बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुग़ल प्रशासन का स्वरूप, केंद्र शासन। मुग़ल शासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्र व्यवस्था थी जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थे। मुग़ल प्रशासन भारतीय तथा गैर भारतीय विदेशी तत्वों का सम्मिश्रण था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह भारतीय पृष्ठभूमि में अरबी फारसी पद्धति थी। मुग़ल कालीन प्रशासन में अधिकार का बंटवारा सूबेदार दीवान के बीच मिस्र के शासकों द्वारा अपनाई गई प्रणाली पर आधारित था और राजस्व प्रणाली की दो पद्धति थी, अति प्राचीन जो अरबी सिद्धांतों का परिणाम था और जबकि मनसबदारी व्यवस्था जो कि मध्य एशिया से ग्रहण की गई थी। मुग़ल प्रशासन, केंद्र मुग़ल प्रशासन भारतीय और विदेशी प्रणालियों के मिश्रण से बना है। यह भारतीय वातावरण में अरबी फारसी प्रणाली थी। बादशाह शासन प्रशासन का सर्वेसर्वा होता था। वह प्रधान सेनापति, न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी, इस्लाम का संरक्षक तथा जनता का आध्यात्मिक नेता होता था। सिद्धांत रूप में बादशाह की शक्ति असीमित होती थी, परंतु वह अपनी प्रजा की इच्छा का ध्यान रखते हुए स्वयं के द्वारा नियुक्त सलाहकारों की सहमति से शासन करता था। वकील मुल्क, बादशाह के बाद वकील ही सबसे बड़ा अधिकारी होता था। एक तरह से सभी विभागों का अध्यक्ष होता था। इसे मंत्रियों को नियुक्त करने तथा हटाने का भी उन्हें अधिकार होता था। दीवान या वित्त और आर्थिक मामलों के संबंध में बादशाह को सलाह देते थे। मीर बख्शी या सैन्य प्रशासन का प्रधान होता था जो सेना में नियुक्त वेतन, मनसबदारों की सेनाओं का निरीक्षण आदि कार्य देखता था। मीर बख्शी सेनापति नहीं होता था। काजी उल कुजात या प्रधान काजी या न्यायाधीश होता था जो इस्लामी कानून के आधार पर फैसला करता था। सद्र उस सुदूर प्रधान सद्र शाही परिवार के द्वारा विद्वानों, उलेमाओं, फकीरों, साधु संतों आदि को दिए जाने वाले दान और शासक की सहायता से संबंधित मामलों की देखरेख करता था। मीर शमा या राजमहल
शाही परिवार की महिलाओं का निवास स्थान जो होता था उनमें रसोई तथा कारखानों का प्रबंधक होता था। प्रांतीय शासन मुगल काल में प्रांतों को सूबा भी कहा जाता है। ध्यान दें, प्रांतीय शासन यानी मुगल काल में प्रांतों को सूबा कहा जाता है। इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि मुगल काल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता है, तो सूबा के नाम से भी जाना जाता है। तो अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में सूबों की संख्या 15 थी। औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो चुकी थी। सूबेदार या सूबे का प्रमुख तथा बादशाह द्वारा नियुक्त उसका प्रतिनिधि होता था। दीवान, सूबे का दीवान सूबेदार के नियंत्रण में नहीं रह सककर केंद्रीय दीवान के अधीनस्थ होता था और इसी प्रकार सूबे का अपना काजी तथा बख्शी भी होता था। कोतवाल थाना स्तर पर पुलिस अधिकारी होता था। जिला मुगल प्रशासन प्रत्येक सूबा कई जिलों में बटा होता था और जिले को सरकार कहा जाता था। फौजदार जिले का सैनिक अधिकारी होता था जिसके अधीन सैनिकों का एक दल होता था। यह जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक जिम्मेदार होता था। अमलगुजार या जिला पर स्तर पर राजस्व अधिकारी होता था जो किसानों को कर्ज बांटने तथा वसूल रकम को शाही खजानों में जमा करने का काम करता था। बितिकची अमलगुजार का सहायक होता था जो कृषि संबंधी रिकॉर्ड और आंकड़े रखता था। सिकदार परंगना का मुख्य अधिकारी होता था। फौतदार परंगने की खजांची को कहते थे। सैन्य प्रशासन बादशाह प्रधान सेनापति होता था। सेना के प्रायः 3 रूप थे। पहला मनसबदारों की फौजें, दूसरा अहंदी व सिपाही होते थे जिसे मनसबदार में नहीं रखा गया, तथा तीसरा फौतदार परंगने के खजांची को कहते हैं। सैन्य प्रशासन की बात की जाए तो बादशाह प्रधान सेनापति होता था। सेना के प्रायः 3 रूप थे। पहला मनसबदारों की फौजें, दूसरा अहंदी व सिपाही होते थे जिसे मनसबदार में नहीं रखा गया, और तीसरा राजपूतों की सहायक सेना। और ये सभी सेनाएं युद्ध में बादशाह की ओर से लड़ती थी। सेना में 5 विभाग भी थे। पहला पैदल, दूसरा घुड़सवार, तीसरा हाथी और चौथा तोपखाना। तोपखाना में बड़ी भारी तोपें भी होती थी जिन्हें जिंसी कहा जाता था, और जबकि दस्ती तोपखानों में हल्की तोपें और बंदूकें हुआ करती थी। जल सेना मुगलों के पास नियमित जल सेना नहीं होती थी। पश्चिमी तट की रक्षा और बाहर अबिसिनियानियों और जंजीरों को सिद्धियों को रखे थे। अब हम लोग जागीरदारी प्रथा की ओर आए। अकबर के काल में जागीरदारी प्रथा अस्तित्व में आ चुकी थी। वे मनसबदार जागीरदार कहलाने लगे जिन्हें नगद वेतन के बदले भूमि दी गई। यह भूमि जागीर कहलाती थी। जागीरदार भूमि के स्वामी नहीं होते थे, उन्हें मात्र उस भूमि से कर वसूल करने का अधिकार था। अकबर के उत्तराधिकार के समय जागीरदारों को उनकी पसंद की भूमि जागीर के रूप में प्राप्त होती थी। जागीर प्रथा दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तानों ने शुरू की थी और इस प्रथा के अंतर्गत सरदारों को नकद वेतन न देकर जागीरें प्रदान की जाती थी। इन्हें इन जागीरों का प्रबंध करने तथा मालगुजारी वसूल करने का हक दिया जाता था। अब हम लोग मुगल दरबार के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग बहुत से ऐसे चीज़ जैसे कि झरोखा दर्शन, दीवाने आम, दीवाने खास, शाह बुर्ज, हरम। मुगल दरबार में किसी भी व्यक्ति को का हैसियत इस तथ्य से पता चलती है कि उसका आसन शासन में किसके पास और कितने दूर है, जिसमें हम लोग सबसे पहले झरोखा दर्शन के बारे में जानेंगे, जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन हमेशा आता है। झरोखा दर्शन प्रातःकाल धार्मिक प्रार्थना करने के उपरांत बादशाह पूर्व की ओर मुँह किए झरोखे यानी कि छज्जे में आता था। यहाँ लोग उनके दर्शन में बैठे रहते थे। अकबर ने इस झरोखा दर्शन की प्रथा का आरंभ किया था। दीवाने आम 1 घंटे के झरोखा दर्शन के उपरांत बादशाह दीवाने आम में आता था या अधिकारी प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। दीवाने खास में आम में 2 घंटे बिताने के बाद बादशाह दीवाने खास में आता था।
यहाँ निजी सभाएं, गोपनीय मुद्दाओं में चर्चाएं होती थी। शाहबुर्ज दीवाने खास से निकलकर बादशाह शाहबुर्ज जाता था। यहाँ अत्यंत ही गोपनीय मुद्दों पर विचार विमर्श होता था, जहाँ पर केवल शहजादाओं और कुछ गिने चुने अधिकारियों को ही आने की अनुमति थी। हरम, दोपहर को सम्राट रणीरवास हरम में जाता था, भोजन उपरांत कुछ समय आराम करता था और शाम में फिर पुनः दीवाने खास में जाकर कार्य करता था। इस तरह मुगल दरबार में कुछ ऐसी नियमें चलती थी। मुगल सम्राट अपनी राजधानी के बाहर अपनी यात्राओं को झरोखा दर्शन और अपने पोर्टेबल लकड़ी के घर से डूहास या मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक इतिवृत्त के बारे में जानेंगे कि इतिवृत्त क्या है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है कि इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान एवं अर्थशास्त्र सभी आते हैं। इतिवृत्त उस जीवन चरित अथवा वंश चरित को कहा जाता है जिसमें लेखक राज्य के प्रलेखों, प्रशस्तियों के आधार पर सत्य के अधिक निकट रहकर इतिहास लिखने का प्रयास करता है। इतिवृत्त में कल्पना और अलंकार प्रदर्शन कम से कम रहता है। इस तरह हमारा इस चैप्टर में हम लोग इतना दूर तक ही जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का भी कुछ टॉपिकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।